औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हमारे साथ रावलपिंडी बार के से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे मेहमान हैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। इनको इस बार में प्रैक्टिस करते हुए 45 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने प्रैक्टिस की है पिंडी बार में, और आज ये हमारे मेहमान हैं, हमें ये एजाज़ हासिल है। सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आज आपने टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने कानून की तालीम किस साल में हासिल की? थैंक यू वेरी मच राजा गयास साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले कि आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया और कुछ बार से रिलेटेड और लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड आप कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आपको आज़ादी है, आप कुछ भी पूछें और लीगल पैरामीटर्स के अंदर अंदर जो पूछें उनके सच्चे और खरे जवाब दूंगा। मैं चूँकि अपना भी चैनल चला रहा हूँ तो मेरी हमेशा ख्वाहिश यही रही है कि अपनी कौम को, अपने नेशन को, अपने मुल्क को सच्ची बात बताएं और सच्चाई की जो बात होती है वो लोग देखने सुनने वाले समझ रहे हैं कि आदमी सच बोल रहा है, और अगर कोई झूठ भी बोल रहा हो तो वो भी सामने आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेरे जो बड़े थे उनका ताल्लुक़ जो था वो मुगलिया ख़ानदान से ज़िला गुजरात से था, लेकिन मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है और मेरे तमाम बहन भाई और मेरे वालिद साहब तकरीबन पाकिस्तान बनने से भी बहुत अरसा पहले जो है वो रावलपिंडी में सेटल्ड थे। और मेरे वालिद साहब का पाकिस्तान मूवमेंट में हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ा एक रोल रहा है। और मैं रावलपिंडी सर सैयद कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने की, उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान से। और मेरे बड़े दोस्त जो हैं वो जज भी हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, हम भी अब रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए हैं, लेकिन चूँकि वकालत में तो कोई रिटायरमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है। मुझे अगर 100 बार भी ये ज़िंदगी दोबारा मिले तो मैं 100 बार यही ऑप्ट करूँगा कि मैं वकील ही बनूँगा। मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है। इसने मुझे बड़ी नवाजा है, बड़ी तालीम दी है, बड़ी अक्ल दी है, बड़ी एजुकेट किया है, मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। ये सब इस वकालत की मरहून मिन्नत है। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताएं कि आपने किस साल में प्रैक्टिस का आगाज़ किया और आपके सीनियर कौन थे? राय साहब, मैंने प्रैक्टिस का आगाज़ जो है वो 78 में शुरू किया और मेरे सीनियर थे रावलपिंडी के, बल्कि पाकिस्तान के बड़े मारूफ कानूनदान, आजकल वो साहिब फराश हैं, उनका नाम है एम बिलाल, और उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं अपनी परवाज़ करता रहा और मैं जो कानून मैंने सीखा, जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान जो मेरी लर्निंग हुई, वो मैंने मुकाबला आराई और जंग व जदल मुख्तलिफ वकला के साथ, वो केसेस के साथ मैं तैयारी करके जाता था, वो मैंने खुद ही सीखा है। जो कुछ सीखा है मैंने किताबों से सीखा है, लेकिन मेरे सिखाने में हमारी बार के बड़े बड़े और सीनियर जो हमसे बहुत सीनियर थे, जब वो आर्गू करते थे मैं खड़ा होकर उनको, उनके स्टाइल को, उनके आर्गूमेंट को, उनकी तरीक़ाकार को सीखता था, अपनाता था। और इसके अलावा जो बेंच पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं उनको भी मैं वॉच करता था, ऑब्ज़र्व करता था, उनसे भी मैं सीखता था। और 45 साल प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ, रोज़ाना मैं रिसर्च करता हूँ, रोज़ाना, और रोज़ाना कोई ना कोई नई बात सीखता हूँ। और कब्र के धंधे तक आदमी तालीम जो है वो हासिल करता रहता है। मिर्ज़ा साहब, आज हम बात करेंगे बार एसोसिएशन के हवाले से। बार एसोसिएशन किस तरह से क़याम पजीर होती है, उनका रोल क्या है। मिर्ज़ा साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बार एसोसिएशन की जो फॉर्मेशन है, जो ये बार एसोसिएशन वजूद में आती हैं, वो किस कानून के तहत आती हैं? राजा साहब, बार एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन होती है, जो इनका वजूद कायम होता है, वो बार काउंसिल एक्ट 1973 में
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना था। उसमें बार एसोसिएशन तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल यानी पूरे पाकिस्तान लेवल पर बार एसोसिएशंस का क़याम पजीर होता है। और उसमें उस एक्ट में 1973 के लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 में सारा डिस्क्राइब किया हुआ है कि बार ही लाइसेंस जारी करती है वकला को, और वकला के मिसकंडक्ट के जो केसेस होते हैं वो भी करती है, वकला के इम्तहान भी लेती है, वकला के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी रिजॉल्व करती है। और इसके अलावा भी बार के कुछ और काम हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब, आपने इतना अर्सा प्रैक्टिस की, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो बार एसोसिएशंस जब मार्ज़ वजूद में आ गई हैं, अपना काम कर रही हैं, हर साल एक नई बॉडी इलेक्ट होती है, वो उस बार की भाग दौड़ संभालती है, उस बार की वेलफेयर का काम करना होता है, उन्होंने वकला को रिप्रेजेंट करना होता है, वकला की वेलफेयर के लिए काम करना होता है और उस इदारे को आगे बढ़ाना होता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हमारे इलेक्टेड जो बॉडी होती है, जो नुमाइंदे होते हैं, जो 1 साल के लिए बनते हैं, वो कानून के मुताबिक जो बार एसोसिएशन का रोल है, वो अपना रोल कानून के मुताबिक अदा करने में क्यों कासिर हैं? राजा साहब, इसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि जो सीनियर हजरात हैं, जो लायक फाइक लोग हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो बार को वक्त दें या इलेक्शन लड़ें। वो प्रोफेशनली इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड और इतने ज़्यादा बिजी हैं कि बार का ओहदेदार बन के फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं बार के मामलात और जो वकला के इश्यूज़ हैं या जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, उनसे जो है वो कता तल्खी इख्तियार कर लूँ और अपने प्रोफेशन में रहूँ। जब आप इलेक्ट होते हैं फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर आपको अपने प्रोफेशन की कुर्बानी देनी पड़ती है और फिर वकला के मसाइल हल करने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसका नतीजा ये हुआ कि जूनियर वकला जो तकरीबन फारिग होते हैं या जिनके पास टाइम होता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो आके बार के नुमाइंदे बन जाते हैं। उनका वो तजर्बा और एक्सपीरियंस नहीं होता जो बहुत तजर्बाकार और लाइक फाइक लोगों का होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। उनको समझ नहीं है कि बार एसोसिएशन की नेशनल लेवल पे अफादियत क्या है, जिस वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो अदलिया है और जो बाकी इदारे हैं, क्या ये हकीकी मानों में आज़ाद हैं? और हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं, इसके साथ मैं ये लिंक करूँगा कि वो अपना रोल क्या आज़ादाना तरीके से अदा कर रहे हैं? राजा साहब, मैंने पहले स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि मैं सच्ची और खरी बात करूँगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि हमारी जो मुल्की हालात हैं, हमारी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरा मकसद किसी इदारे की या किसी जज साहब की या किसी सेगमेंट की तौहीन करना या गुस्ताखी करना नहीं है, लेकिन मैं दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारी अदलिया भी आज़ाद नहीं है और हमारी बार एसोसिएशंस भी आज़ाद नहीं है। ये एक लंबी डिबेट है, इस पर हम बात करेंगे फिर किसी वक्त कि अदलिया आज़ाद क्यों नहीं है। लेकिन हमारे अदलिया और इसके अलावा हमारी इंतज़ामिया और इसके अलावा हमारे बाकी इदारे जिनमें बार एसोसिएशन भी हैं, वो ज़ेरे असर हैं ताकतवर कुव्वतों के। उनके ईमा पर काम करते हैं, उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं, उनकी मर्ज़ी के लाइन टो करते हैं। इस वजह से वो आज़ाद नहीं है। अगर ये आज़ाद हों तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। मिर्ज़ा साहब, जब एक फ्रेश ग्रेजुएट कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद कचहरी में आता है और किसी सीनियर को ज्वाइन करता है, आजकल जो यंग वकला आ रहे हैं अपनी कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद, उनकी अगराज़ व मकासद, उनकी ख्वाहिशात आजकल क्या होती हैं? अपनी कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो किसी के सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो उनके जहन में क्या होता है? वो काम सीखना चाहते हैं,
वो पैसा कमाना चाहते हैं या उनके कुछ और अगराज़ व मकासद हैं? राजा साहब, बड़ा मुझे खुशी हुई, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन जो है, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं आपको इसकी जिस्ट बताऊंगा। मेरे पास भी बहुत सारे जूनियर ट्रेनिंग लेकर गए हैं। मेरा रवैया उनके साथ बड़ा यानी डिसिप्लिन्ड, जिसको आप सख्त भी कह सकते हैं, ये होता है। जो नया वकील कचहरी में आता है काला कोट पहन के, लॉ की डिग्री लेके, आप समझें वो ज़ीरो पे खड़ा है, उसको कुछ नहीं आता। वो वकील तो बन जाता है गाइडें पढ़ के, रटे मार के, लेकिन दी फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या है उससे बिल्कुल नाबल्द होता है। उसको कुछ नहीं पता होता। समझता वो ये है कि मैंने लॉ कर लिया है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होता। ये इतनी ज़बरदस्त फील्ड है और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है कि आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको बड़ी एक फ़ाइट करनी पड़ती है अपने सोसाइटी से, जजों के साथ। फ़ाइट से मुराद ये नहीं है कि फ़िज़िकल फ़ाइट करनी पड़ती है, लॉ की फ़ाइट करनी पड़ती है, मुकाबला आराई करनी पड़ती है। जो नया वकील आता है उसका टारगेट होता है मैं पैसे कमाऊँ, मेरे पास चंद दिनों में, चंद महीनों में गाड़ी आ जाए, या मेरे पास और महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन आ जाए। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले जो नए वकील को करना चाहिए वो पैसे की तरफ ध्यान ना दे। वो सबसे पहले उससे लोग मुफ्त मशवरे पूछेंगे और वो फेडअप हो जाता है 2-4-6 महीने में कि जी लोग मुझसे तो मुफ्त मशवरे पूछते हैं और मुझे तो काम कोई नहीं देता। आप यकीन करें कि मेरा 45 साल तजर्बा ये कहता है कि आपसे 20, 30 या 50 आदमियों ने मशवरा लिया, और अगर आपने खलूस से और तजर्बे से और पढ़ के मेहनत करके उनको मशवरा दिया, उन्हीं में से 2-4 क्लाइंट आपको फ़ाइल भी दे देंगे। ये आपको मैं इस चीज़ पर मुबारकबाद दूंगा उस वकील को जिसने दयानतदारी से मशवरा दिया, और जिस दिन उसको फ़ाइल मिली उस दिन वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उसके प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ हो गया जिसने आपको फ़ाइल दी। और आप इस प्रॉब्लम में मत पड़िएगा कि मुझे फ़ीस कम मिली है, मुझे पैसे कम मिले हैं। ये शुक्र अदा करें, उसने अपने वैल्यूएबल राइट्स की फ़ाइल आपके हवाले कर दी, आपके ऊपर ट्रस्ट किया, और वो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ होगा। फिर ये जब तक आप प्रोफेशन में रहेंगे ये ख़त्म नहीं होगा, आते जाएंगे, और हर आने वाला दिन जो है आपके लिए नया सूरज तुलू होगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा और आपका काम बढ़ता जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने मेहनत जारी रखनी है। मिर्ज़ा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि एक वकील अपने आप को प्रोफेशनल वकील बनाने के लिए या मनवाने के लिए वो कौन से इक़दामात करे और कौन से इक़दामात से इज्तनाब करे ताकि वो एक अच्छा और प्रोफेशनल वकील बन सके? राजा साहब, सबसे पहली जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ और उन नए बच्चों को बताना चाहता हूँ जो इस प्रोफेशन में आए हैं, वो ये है कि अपने वक्त को कीमती जाने। कभी भी वक्त बार में बैठ के गपशप में, चाय पीने में, या फजूलियात में, या गाड़ियों के मॉडल डिस्कस करने में, या फिल्मों की स्टोरियां डिस्कस करने में, टीवी ड्रामे डिस्कस करने में मत ज़ाया करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है। आप अपना कीमती वक्त कैसे इस्तेमाल करें? आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जाके बैठ सकते हैं। आपको कोई काम नहीं है हाई कोर्ट में, लेकिन आप जाके बैठ जाएं यूनिफॉर्म पहन के। आप वॉच करें कि आपसे जो सीनियर लोग हैं वो अपना केस प्रेजेंट कैसे करते हैं। बड़े बड़े अच्छे वकील पिंडी में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर कराची में तो बहुत ज़्यादा लाइक फाइक वकील मौजूद हैं। और जब उनको आर्गू करता देखें तो वहाँ से आपकी लर्निंग होगी। इसके अलावा आप सेशन कोर्ट में भी बैठ सकते हैं, और वो सिविल जज जो कि लाइक फाइक हों। सिविल जज भी आजकल ज़्यादातर लाइक फाइक नहीं आ रहे, जो लॉट आ रही है वो ज़्यादा कानून नहीं जानती, लेकिन ज़्यादा बेहतर है डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बहुत कुछ जानते हैं, बड़े इल्म वाले होते हैं। उनकी अदालतों में बैठ के आप कानून सीख सकते हैं, और वहाँ आपको सिखाने वाले कई लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे एक दिन आप हाई कोर्ट में बैठे हैं और वहाँ 20-30 वकील पेश होके उन्होंने केस आर्गू किया। वो सारे आपके उस्ताद होंगे, आपसे सीखने का
उनसे सीखने का आपको मौका मिलेगा, और जज जो क्वेश्चन करेंगे, जज जो बातें करेंगे, उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। ये भी आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और अपने सीनियर जिनके साथ आपने चैम्बर ज्वाइन किया, उनसे भी आप सवालात करें। और इसके अलावा तीसरी बात और ख़ास बात यह है कि आपके पास कोई केस आ जाता है, आप पूरे जोश और वल्वले के साथ लाइब्रेरी में बैठ के उस पर रिसर्च वर्क करें। और ये याद रखें कि आपका रिसर्च वर्क सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब आपको आदत पड़ जाएगी रिसर्च वर्क करने की, आप नई से नई बातें सीखेंगे अपनी फेवर में और अपनी अगेंस्ट। जो लॉ है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो आप निकालेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी लर्निंग होती जाएगी, और एक दिन आएगा आप शानदार और मशहूर और मारूफ वकील बन जाएंगे। ये है तरीक़ाकार। मिर्ज़ा साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। लॉ के हवाले से आपकी जो ग्रिप है, जो आपका तजर्बा है, उससे हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी, उनकी भी रहनुमाई फरमाई, और हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।